नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान मैत्री पुष्पा के उपन्यासों का कथ्य भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछले वक्तव्य में हमने मैत्री जी के उपन्यास बेतवा बहती रही का विश्लेषण किया, जानने की कोशिश की कि उसमें लेखिका ने किन समस्याओं को उभारा है, उनकी भाषा कैसी थी। आज हम उनके दूसरे उपन्यास इदन मम पे बात करेंगे। विंध्याचल के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आप में समेटे मैत्री जी का ये दूसरा उपन्यास है। उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखिका ने गांव शामली के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने पाठकों के साथ साझा करते हुए वहां के सौंदर्य को निम्न पंक्तियों में वर्णित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये इतनी सुंदर जगह है जहाँ पर एक बार आने के बाद लोग यहाँ से जाना पसंद नहीं करते। इस पूरे उपन्यास में मैत्री जी ने उस अंचल विशेष के न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को उठाया है, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, वहाँ के लोकगीत, वहाँ के जो अन्य उत्सव हैं उनके विषय में भी अपने पाठकों को बताया। उपन्यास में लेखिका ने पुरुष द्वारा नारी का किस प्रकार से शोषण किया जाता है, इस पर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। किंतु यहाँ ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मैत्री जी की नायिकाएं अत्याचार के विरुद्ध चुप नहीं रहती हैं, वे उसका डट कर मुकाबला करती हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें अवसर मिलता है वो विरोध करती हैं। इस उपन्यास में लेखिका ने 3 पीढ़ियों की स्त्रियों के माध्यम से नारी जाति की व्यथा कथा को उद्घाटित किया है। ये 3 पीढ़ियां हैं दादी की, जिन्हें बहू कहा गया, माँ जिनका नाम प्रेम था, तथा कथा नायिका मंदा। इन तीनों के जीवन में अलग अलग तरीके की समस्याएं आईं और इन तीनों को उनकी व्यथा ने, उनकी पीड़ा ने, उनके संत्रास ने आपस में जोड़ कर रखा। कथाकार राजेंद्र यादव जी का मत है कि गांव की मंदा एक अजीब, निरीह, निष्कवच, निश्चल नारी का व्यक्तित्व लेकर उभरती है। उसके साथ एक भरी पूरी दुनिया रूढ़ियों, परंपराओं, अभ्यासों, आकांक्षाओं, इच्छाओं से भरी, एक दूसरे के अधिकार झपटते, कुचलते, चूसते और न्याय की रक्षा करते लोगों की जिंदगी। इस गांव में नारी को हमेशा दोयम स्थिति पर रखा गया। चारों तरफ से रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं की जकड़नों में जकड़ी ये नारी अपनी मुक्ति की तलाश की बात करती है। उसे लगता है कि मैं इन रूढ़ियों में जब तक जकड़ी रहूंगी तब तक अपने छोटे छोटे ही सही पंखों को फैला नहीं पाऊंगी। अल्प शिक्षित, सांवले रंग की, कजरारे नैनों से युक्त कथा नायिका मंदा अपनी कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा से सभी लोगों का मन मोह लेती है। दृढ़ निश्चय वाली है, साहसी है, अतः अपने मार्ग में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का डट कर मुकाबला करती है। उसकी माँ का नाम है प्रेमा। प्रेमा अपने पति महेंद्र की हत्या के बाद अपने बहनोई रतन के साथ अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए चली जाती है। प्रेम के माध्यम से लेखिका ने स्त्री की स्वतंत्रता
और उसकी अस्मिता की बात की है। लेखिका का ये मानना है कि पति की मृत्यु के उपरांत अगर स्त्री चाहे तो वो अन्यत्र विवाह या अन्यत्र संबंध स्थापित कर सकती है, और यदि वो नहीं चाहती तो वो अपने पति गृह में रहकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकती है, किंतु उसे जकड़नों में जकड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस पर यह बंधन लगाने की जरूरत नहीं है कि पति की मृत्यु के बाद उसके नाम के साथ ही वो अपने जीवन को जिए। दादी बहू के लिए पारिवारिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मंदा को उसकी माँ के साथ नहीं जाने देती और अपने पास ही रखती है। रतन यादव बहुत समय तक किसी तरह प्रेम के साथ अपना संबंध स्थापित रखता है। उसके बाद धीरे धीरे वह जमीन जायदाद को अपने नाम कराने का उपक्रम करने लगता है। दादी बहू गोविंद सिंह पर भरोसा रखने की कोशिश करती हैं, किंतु गोविंद उनका अंगूठा लगवाकर सारी जमीन बेच देता है। रतन द्वारा झूठे केस में फंसाने पर बहू किसी तरह से मंदा को अपने साथ लेकर बेहड़ जंगलों में चली जाती है और पुलिस और अपने नाते रिश्तेदारों से छुपकर वहां रहने लगती है। आय का कोई निश्चित ठौर नहीं था और इसलिए जीविका अर्जित करने के लिए अपने और बहू दादी के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए मंदा रामायण वाचने का काम करने लगती है। रामायण और महाभारत की कहानी सुनाते सुनाते मंदा अपने दर्शकों के सामने कई गंभीर प्रश्नों को उठाती है। सीता अग्नि परीक्षा के समय मंदा अपने गंभीर विचारों को अपने श्रोता के साथ साझा करते हुए कहती है, एक और पतिव्रत धर्म की परिभाषा करता राम के साथ सीता का वनगमन, दूसरी ओर उसी निष्ठा को तोड़ता मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सीता की अग्नि परीक्षा लेना। सीता ने क्यों नहीं मांगा कोई सबूत कि हे भगवान कहे जाने वाले राम, तुम भी तो उस अवधि में मुझसे अलग रहे हो, अपने पवित्र रहने के साक्ष्य दो। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सामान्यतः पाठक या दर्शक चाहते हैं, किंतु आस्था के कारण, विश्वास के कारण इन पर बात करना पाप समझते हैं। जो सीता महलों में रहने योग्य थी, जिसे दशरथ कह रहे थे कि तुम्हें कोई बंधन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि तुम राम के साथ वनगमन जाओ, आराम से चाहे अपने पिता के घर रह सकती हो, चाहे यहाँ रह सकती हो, जब वो सीता अपने धर्म का पालन करने के लिए राम के साथ वनगमन करती हैं, रास्ते के अनेक कष्टों को सहती हैं, तो दूसरी ओर उनकी निष्ठा, उनके विश्वास, उनकी सत्यता पर राम को भी आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। तर्क की दृष्टि से कई सारी बातें हम कह सकते हैं, किंतु मंदा ये प्रश्न अपने श्रोताओं को पूछती है कि क्या समाज में हर कदम पर अपनी शुचिता की, अपनी पवित्रता के साक्ष्य प्रमाण एक स्त्री को देने जरूरी हैं। दूसरी ओर क्रैशरों के कारण गोती, गोपालपुरा, सोनपुरा क्षेत्रों के
दूषित वातावरण से वो अपनी जनता को परिचित कराती है। उसका मानना है कि दमा, खांसी, पीलिया, टाइफाइड, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये गंदे पानी के कारण होती हैं और इसलिए प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है, जनता को भी आगे बढ़कर इस आंदोलन में, शुचिता के आंदोलन में, स्वच्छता के आंदोलन में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। उसे लगता है कि जब काम करते समय धूल उड़ती है तो उसे दबाने के लिए पानी का छिड़काव करना अति आवश्यक है। पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। वे राजनीति में भी हस्तक्षेप करती है। गांव वालों से राजा साहब को वोट ना देने का निवेदन करती है। उसे लगता है कि राजनीति में अगर शुरू से एक ही सत्ता के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा तो कहीं ना कहीं घपला होगा, कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि की बात होगी। इसलिए वो कहती है कि परिवर्तन होना ज़रूरी है। वे गांव में ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे, जेवर इत्यादि लोगों से जा जाकर एकत्रित करती है और उस गांव के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति द्वारिका कक्का के नाम पर ट्रैक्टर को खरीद लेती है। मंदा खेपों का हिसाब किताब, डीजल के खर्चों का प्रबंध, इन सब को बखूबी देखने लगती है। उसकी सक्रियता से अभिलाष जैसे व्यक्ति अप्रसन्न होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका दबदबा जो अब तक गांव में था वो खत्म हो जाएगा और इसलिए वो मंदा के साथ दुराचार करने से भी पीछे नहीं हटते। मंदा का ये संघर्ष अपने जैसे लोगों के लिए था, इसलिए वो उनके साथ एक प्रकार का साझापन, एक प्रकार की संवेदना को साझा करती है। उसे अपने दुख के साथ साथ दूसरे लोगों का दुख भी व्यथित कर देता है और इसीलिए वो अपने समाज के, अपने गांव के लोगों का विश्वास अर्जित करने में सफल हो जाती है। उपन्यास का शीर्षक इदं मम, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये इस दृष्टि से भी सार्थक है कि मंदा अपने जीवन में जो कुछ भी करती है उस पर अपना एकाधिकार नहीं रखती। ट्रैक्टर अपने नाम से नहीं खरीदती, वयोवृद्ध कक्का के नाम से खरीदती है। जो भी हिसाब किताब रखती है वो बिल्कुल सही ढंग से रखती है और इसलिए वो कहती है कि जो कुछ भी मैंने अर्जित किया, जो कुछ भी मैंने पाया वो केवल मेरा नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वो सबका है। सबके लिए वो प्रगति का मार्ग उत्पन्न करने वाला है। मैत्री पुष्पा का तीसरा उपन्यास है चाक। चाक समय चक्र। अलीगढ़ के इगलास तहसील के अतरपुर गांव के किसानों के चारों ओर घूमती चाक उपन्यास की कहानी पुरुष सत्ता के मध्य परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व में झूलती नारी की विकट परिस्थितियों को अपने में लिपिबद्ध करती है। इस गांव को चक रोड से प्रमुख सड़क से जोड़ा गया था। एक ट्यूबवेल, एक दो घरों में बिजली, एक प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। जाटों के इस गांव अतरपुर में कोई भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। उनके लिए जिंदगी
जैसे चल रही है वो उसी में ही संतुष्ट है। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच में सुख दुख की धूप छांव का अनुभव करता हुआ चाक शीर्षक उपन्यास में उन रागात्मक संबंधों के विषय में, सामाजिक मान्यताओं के विषय में और उनके मध्य होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को लेखिका ने स्पष्ट किया है। उपन्यास में जातिगत संघर्ष है, मूल्यों का किस प्रकार से निरंतर विघटन किया जा रहा है, इस पर लेखिका ने अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। भ्रष्टाचार किस प्रकार से चारों ओर फैल गया है कि हम बात तो करते हैं ईमानदारी की, निष्ठा की, सेवा की, त्याग की, किंतु भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरे जमी हुई हैं कि उससे कोई मुक्त नहीं हो पा रहा। नारी मुक्ति की बात है। किससे मुक्ति? नारी यहाँ पर किससे मुक्त होना चाहती है? पुरुष से नहीं। नारी मुक्त होना चाहती है उन बंधनों से, उन परंपराओं से, उन मान्यताओं से जो उसके पैर में किसी बेड़ियों की तरह बांध दी जाती हैं। वो छटपटाती है उनसे मुक्त होने के लिए। वो चाहती है वो आगे बढ़े, शिक्षित हो और शिक्षा प्राप्त करके वो अपने सहयात्री, सहगामी पुरुष के साथ इस जीवन यात्रा में आगे बढ़े। चुनावी दावपेच भी इस उपन्यास में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से चुनावों को जीतने के लिए पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। परिवर्तन का सूत्रधार स्त्रियों की व्यथा कथा के बीच सारंग और रंजीत के संबंधों का भी लेखिका ने अंकन किया है। विधवा रेशम जब अवैध रूप से गर्भ धारण कर लेती है तो उसे संकोच या लज्जा नहीं होती। इसके विपरीत वह अपनी सास से प्रश्न करती है कि आज तुम्हारा बेटा मेरी जगह होता तो तुम पूछती तू किसके संग सोया था। यहाँ पर मैत्री जी उस शाश्वत सत्य की ओर अपने पाठकों का ध्यान दिलाना चाहती हैं कि इच्छाएं, प्रेम की भावना ये स्त्री और पुरुष दोनों में नैसर्गिक रूप से विद्यमान होती है। तो क्या कारण है कि एक पक्ष को इस बात की इजाज़त दे दी जाती है कि वो किसी भी प्रकार से अपने जीवन को जी सके और दूसरा पक्ष उस पर हम नियम, कायदे, बंधन इत्यादि लगाते चले आते हैं। यहाँ ये कतई स्वीकार्य नहीं है कि मैत्री जी अवैध संबंधों को स्वीकार कर रही हैं। यहाँ पर वो केवल नारी की को इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि वो अपने जीवन को कैसे जिए, इस बात का निर्णय वो स्वयं ले। वो किसी बंधन में बंधकर निर्णयों को स्वीकार ना करती जाए। सारंग और रंजीत के जीवन चक्र के उतार चढ़ावों, समसामयिक समस्याओं जिनमें प्रेम विवाह है, अनैतिक संबंध है, विधवा जीवन की समस्याएं हैं, मातृत्व है, इन सब को लेखिका ने लगभग 450 पृष्ठों में इस उपन्यास में समाविष्ट किया है। आज भी अगर हम देखें तो विधवा पुनर्विवाह एक समस्या के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और विडंबना आप ये देखिए कि अगर कोई
स्त्री मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसके पति को दोबारा अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। वो चाहे तो दोबारा से विवाह कर लेता है, किंतु स्त्री अपने उन चार दीवारी में अपने आप को बंद कर लेती है, अपनी इच्छाओं को मार लेती है। मैत्री जी का केवल इतना मानना है कि अगर नारी चाहे, अगर वो इच्छा रखती हो तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। दूसरा, मातृत्व की बात। एक समय के बाद ये स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि उसे मातृत्व सुख प्राप्त करना है या नहीं करना है। जो हमारे समाज में जिस प्रकार से पितृसत्तात्मक समाज में जो नियम बने हैं, वो नियम पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए वो एक तरफा नियम है, उनकी सोच के अनुसार नियम बनाए गए हैं। मैत्री जी का ये मानना है कि जब भी हम समाज में मूल्यों की बात करते हैं तो हमें स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन को सामने रखकर नियमों को बनाना चाहिए। मैत्री जी का इस उपन्यास में कथन है, इस गांव के जर्रे जर्रे में किसानों के आपसी रिश्ते, लगाव और मोहब्बत भरा वातावरण उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है, तो स्वाभाविक ईर्ष्या, डाह और महत्वाकांक्षाओं का उफान आपस में छीलता काटता भी है। ये मनुष्य की स्वभाव है कि अगर वो एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहता है, तो दूसरी तरफ वो अपने सहयोगी के प्रगति से ईर्ष्या भी रखने लगता है। सारंग सुंदर है, योग्य है और दृढ़ संकल्प से युक्त है। उसने शकुंतलम, कुमार संभव, सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि रचनाओं का पठन पाठन भी किया है। गुरुकुल में नारियों पर होने वाले अत्याचारों की साक्षी होने के कारण वे पुरुषों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अन्यायों का विरोध भी करती है। और जब उसका विवाह रंजन से होता है तो वो वहां पर भी पुरुष अगर अत्याचार करता है, अगर नियमों का उल्लंघन करता है, तो वो वहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से अपने आप को रोकती नहीं है। इसीलिए जब उसकी फुफेरी विधवा बहन रेशम अपने प्रेमी द्वारा गर्भ धारण कर लेती है, तो रेशम का जेठ उसकी जब हत्या करा देता है तो सारंग चुप नहीं बैठती, वो उसे दंडित कराना चाहती है, किंतु साक्ष्यों के अभाव में वह मुक्त हो जाता है। अगले वक्तव्य में हम चाक उपन्यास के विषय में ही आगे चर्चा करेंगे और तदुपरांत मैत्री जी के अन्य उपन्यासों पर भी दृष्टिपात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।